आज हम शुरू करना है चैप्टर 4। पुरानी बुक के हिसाब से ये चैप्टर 4 है, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। और नई बुक के हिसाब से ये है चैप्टर 3, मोशन इन अ प्लेन। तो बेसिकली हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज? मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले इस चैप्टर को हम ये भी कह सकते हैं, ये एक चैप्टर जो है वो वेक्टर का चैप्टर है। स्पेसिफिकली वेक्टर के लिए एक चैप्टर डिफाइन करा हुआ है। इसमें हम सिर्फ वेक्टर की बात करते हैं मोस्टली। तो वेक्टर है क्या पहले वो समझते हैं। नाइन्थ क्लास का टॉपिक हमने पढ़ रखा है, स्केलर एंड वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू की बात करते हैं हम, तो वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात भी करते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर। उसमें हम सिर्फ वन डायमेंशन मोशन की बात करते थे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। तो वहां पर हम वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते थे वो देखते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू। एक ही चीज बोल दी मैंने, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, डायरेक्शन तो पता ही है। तो जब हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर, ये 4 चैप्टर ले लो या फिर 3rd चैप्टर ले लो, जब हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं अभी हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। उस चैप्टर का मतलब क्या होता था, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करते थे, वन डायमेंशन मोशन, या तो बॉडी राइट जा रही है या लेफ्ट जा रही है या फिर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो हम सिर्फ वन डायमेंशन मोशन की बात करते थे। तो उसी वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई किया था। राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, लेफ्ट वाली को नेगेटिव, ऊपर वाली को पॉजिटिव और नीचे वाली को नेगेटिव। तो वन डायमेंशन मोशन में हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर सकते हैं। ठीक है। पर हम यहां बात क्या कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन का मतलब, अभी मैं सिर्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, ये पूरे बोर्ड की बात कर रहा हूं। टू डायमेंशन मोशन वो होता है जिसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ली जाती है। यहां पर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा था या सिर्फ वाई एक्सिस की। दोनों एक्सिस की अगर बात कर दी जाए तो मोशन कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, डायगोनल मोशन कहते हैं इसको। जो मोशन चल रहा है बॉडी का, ये डायगोनल मोशन है। हम डायगोनल की बात नहीं करते थे पहले, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करते थे। ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर दिस इज स्ट्रेट लाइन इज अ डायगोनल। हम पहले स्ट्रेट लाइन की जो बात करते थे, वो स्ट्रेट लाइन कंपल्सरी पैरेलल होती थी एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव तुम देख सकते हो, वाई एक्सिस की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो। तो वेक्टर के अंदर हमने सिर्फ बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, कि हमने सिर्फ वन डायमेंशन मोशन की ही बात की थी। तो वन डायमेंशन मोशन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं हम, सही है वो चीज। बट अब अगर हम टू डायमेंशन मोशन की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से बात नहीं चलने वाली। उसमें क्या करते हैं वो देखते हैं। तो वेक्टर को समझने के लिए, ये हमारा टॉपिक है आज का, वेक्टर। मेनली हम टू डायमेंशन की बात करेंगे। तो पहले समझते हैं वेक्टर होता क्या है, ठीक है ना। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन। हम डायरेक्शन की बात करते हैं। सपोजिटली मैं बोलता हूँ ए एक वेक्टर है। जब भी मैं किसी वेक्टर के ऊपर, अगर मैं किसी भी वेक्टर को सिंबल से, अल्फाबेट से डिनोट करूं, किसी भी वेक्टर को अगर मैं अल्फाबेट से डिनोट करूं, तो वो उसके ऊपर एक एरो लगा होता है, और एरो कंपल्सरी इसी डायरेक्शन का रहता है, ठीक है ना। अगर एरो लगा है किसी अल्फाबेट के ऊपर, तो उसका मतलब हम वो अल्फाबेट या फिर हम उस क्वांटिटी की वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आया। अब मैं लिखता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 5 इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। 5 इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि ये 5 यूनिट्स का वेक्टर है एक्स एक्सिस पे। अभी मैं एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूँ, बिकॉज वेक्टर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेते थे ना। तो वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर डिनोट कैसे किया जाता है, वेक्टर की एक टेल होती है, वेक्टर का एक हेड होता है। बेसिकली ये एक रे है। रे सबको रिप्रेजेंट करनी आती है। रे में एक एरो होता है और एक एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट को हम टेल कहते हैं, एरो को हम हेड कहते हैं। क्लियर है ये चीज। पर ये एरो की जो वैल्यू है ना, ये एरो की वैल्यू इतनी तक ही है, इसके आगे बढ़ नहीं रही है। बिकॉज रे का मतलब क्या था, रे तो ये होती थी कि एक एरो का रिप्रेजेंट ये करता था कि एरो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ये एरो बढ़ नहीं रहा, ये ए से, ये मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं अगर, ये
P से लेकर Q तक फिक्स्ड है, क्योंकि 5 यूनिट्स भी तो दिए ना मैंने यहाँ पर वैल्यू, तो वैल्यू 5 यूनिट से ऊपर नहीं है, ऊपर होती तो ये बढ़ता रहता, वैल्यू भी तो फिक्स है ना वेक्टर की। तो डायरेक्शन वेक्टर हमें दो चीजें बताते हैं, एक तो वैल्यू और एक डायरेक्शन। वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का मतलब एक हमने एरो से वेक्टर की डायरेक्शन बनाई है, एक एरो जो होता है वो हेड होता है वेक्टर का, जो एंड पॉइंट होता है वो टेल होता है वेक्टर की। सही है बात। आगे देखो, अगर मैं वेक्टर को लिख दूं दिस इज माइनस ऑफ ए, मतलब -5 यूनिट्स, तो माइनस का मतलब क्या होता है, हम इसी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और हम डायरेक्शन क्या बना देंगे उल्टी, यहां से टेल आ गया, यहाँ पर हेड आ गया। बिकॉज मैं माइनस ए की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली समझ के आ रहा है कि वेक्टर नेगेटिव हो गया, वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी है, और अभी भी कम 5 यूनिट्स की बात करी जा रही है, तो 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब ये देखो ए के ऊपर एरो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, राइट डायरेक्शन में, यहाँ पर ए के ऊपर एरो किस डायरेक्शन में लगा है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर एरो है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पर हमारा जो वेक्टर है वो उल्टा वेक्टर हो गया ना, पर इस एरो को हम उल्टा नहीं करते। यहाँ पर हमारा जो वेक्टर है, ये वेक्टर वो उल्टा वेक्टर हो गया, पर हम इस एरो को या फिर अल्फाबेट के ऊपर जो एरो लगा है उसको उल्टा नहीं करते, एक ही एरो कंसीडर करते हैं। बिकॉज जो अल्फाबेट के ऊपर एरो है ना, इसका मतलब ये होता है कि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। ये सिंबल की है, ये सिंबल वाली चीज है, सिंबल फिक्स रहता है। अगर मैं बोलूं एक ए 5 यूनिट्स, इसके ऊपर अगर एरो नहीं लगा इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ वैल्यू की बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी नहीं। तो यहाँ पर मैं वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर की तो बात ही नहीं हो रही, डायरेक्शन की बात होगी नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, कोई फिगर नहीं बनाने वाला यहाँ पर मैं, बिकॉज ये सिर्फ वैल्यू है 5 यूनिट्स। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये P से लेकर Q तक का डिस्टेंस है 5 यूनिट। यहाँ पर मैं कोई एरो कोई वेक्टर नहीं बनाने वाला, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता मुझे स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ए के ऊपर एरो नहीं लगा हुआ। किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो लगा होता है इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं लगा तो वो स्केलर क्वांटिटी। समझ आया ये चीज। अब हमने यहाँ पे लिख दिया -7, ये चीज। अब अगर मैं बात करता हूँ बाई चांस, यहीं पर नीचे देख लो, ट्वाइस ऑफ ए की, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना था 5 यूनिट्स। अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको डबल कर रहा हूँ, तो यहीं से यहीं तक ले लेते हैं, ये 5 फिर ये 5, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स। कितना हो गया 10 यूनिट्स। समझ आ गया ये चीज। तो जो भी हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो उसकी यानी एरो हेड उसका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, और टेल रिप्रेजेंट करता है उसकी जहां से वो शुरू हो रहा है। टेल रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से वो शुरू हो रहा है, और एरो हेड रिप्रेजेंट करता है जहां पर वो खत्म हो रहा है। समझ आ गया। तो टेल को हम ये भी बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट, एरो हेड को हम ये भी बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। समझ आ गई ये चीज। अब जितने भी उसकी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हम एरो को बढ़ाते हैं घटाते रहते हैं। वैल्यू ऑपोजिट है तो एरो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर अगर मैं बोलूं इक्वल है, तो दो वेक्टर इक्वल तभी माने जाएंगे जब उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अगर ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इक्वल होने चाहिए। मान लेते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल मान लेते हैं 2 यूनिट्स। सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, ये इक्वल वेक्टर्स। आगे नेक्स्ट आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को हम नेगेटिव बना रहे हैं तो उसका मतलब हम उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर रहे हैं, ये है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। किसी भी वेक्टर का अगर मुझे नेगेटिव लेना है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये क्या चीज पढ़ रहे हैं हम, ये हम चीज पढ़ रहे हैं एक तरह से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, या फिर वेक्टर्स को समझने के लिए पहले वेक्टर की थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी लंबा टॉपिक है, अभी हम क्वेश्चन से तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर आता है फिक्स्ड वेक्टर। अब फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो। तो डेफिनेशन में लिख रहा है, डेफिनेशन के तुम बुक रेफर कर सकते हो, हम उसको बस डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है ना। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो उसको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। अगर ये हमारा वेक्टर है, इसको ध्यान देना, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, तो इसका ये इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, तो ये वेक्टर मूव तो कर सकता है पर ऐसे मूव करेगा। समझ आया, आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो सकता। क्लियर हो ये चीज, मूव करेगा तो ऐसे ही मूव करेगा। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो क्या होता है वो, पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर का मतलब कैसे हुआ, जैसे अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं, मान लेते हैं ये पोजीशन है ओरिजिन से और उसका डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, पॉइंट है -5,0, ठीक है ना। तो पोजीशन क्या हुई इसकी वेक्टर की, -5,0। एक वेक्टर की पोजीशन क्या हुई, -5,0। तो तुम ये कह सकते हो कि वेक्टर, अगर मैं वेक्टर डायरेक्शन ऐसे बना रहा हूं तो ये फिक्स्ड है, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है, -5 फिक्स रहेगा। तो फिक्स्ड वेक्टर को एग्जांपल लेना तो चाहो तो पोजीशन वेक्टर वाली चीज हो जाती है, ठीक है। अब आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वही जो फिक्स्ड नहीं है, जिसको हम पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ये आ गया ना, ये अगर ए वेक्टर है तो वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट भी कर सकता हूँ, पर फ्री वेक्टर को कर सकता हूँ। तो कोई भी वेक्टर फ्री फ्री वेक्टर होता है, बस पोजीशन वेक्टर होता है मोस्टली जो फिक्स वेक्टर हो, ठीक है। क्योंकि पोजीशन किसी भी पॉइंट की तो फिक्स ही रहेगी ना, पोजीशन तो चेंज नहीं होगी पॉइंट की, वो तो वही वाला पॉइंट रहेगा रहेगा। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो पोजीशन वेक्टर ही चेंज हो गया, समझ आ गया। फ्री वेक्टर को हम कैसे बोले, जैसे मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक फ्री वेक्टर है, मतलब हम वेलोसिटी के वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। के भी ए की वैल्यू हुई, के भी ए की वैल्यू हुई, के भी ए की वैल्यू हुई। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, समझ आई ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मतलब वेक्टर्स, दो या तीन वेक्टर या बहुत सारे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे ये देखो कि सब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, तो इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है को टर्मिनस या टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट फिक्स्ड हो, है ना। टर्मिनल पॉइंट कौन सा होता है, एंडिंग पॉइंट, है ना। ये ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, ये सी वेक्टर ले लिया, इनका टर्मिनल पॉइंट फिक्स्ड है। क्लियर हो गया ये, डाउट कोई यहाँ तक। तो वेक्टर की थ्योरी को समझो बस, थोड़ा बहुत अभी देखेंगे, टाइम लगेगा समझने में वेक्टर को, चैप्टर बिल्कुल अनरिलेटेड चैप्टर है अभी तक तो। हाँ थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट ही है ना। को लीनियर वेक्टर्स का तो मतलब पता ही है सबको, एक ही लाइन में जो वेक्टर लाई कर रहे हो, ठीक है ना, को लीनियर वेक्टर। अब आता है को प्लानर वेक्टर। को प्लानर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका एक ही प्लेन हो। अब देखो प्लेन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर तुम 11 12 तक पूरा समझ जाओगे प्लेन और थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री होती क्या है। देखो ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है, इस बोर्ड में मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, है ना। एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, और जेड एक्सिस कहाँ जाती है, बोर्ड के बाहर, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन मोशन है ना। 3D का मतलब क्या होता है, जो बोर्ड से बाहर जाए। 3D मूवी का मतलब यही होता है। अगर तुम 2D मूवी देखते हो तो वो बोर्ड पे यानी सिर्फ स्क्रीन पे रहती है, 3D की मूवी देखते हो तो वो स्क्रीन से बाहर जाती है। तो थर्ड डायमेंशन जो आ रहा है वो पूरा स्क्रीन से बाहर। एग्जाम्पल रेक्टेंगल एक हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और रेक्टेंगल का क्यूबॉइड, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। पढ़ा हुआ हमने सबने, हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की फिगर्स तो पढ़ी है, क्यूबॉइड, क्यूब। क्यूब किसका 2 डायमेंशनल था, स्क्वायर का। सर्कल का 3 डायमेंशन क्या है, स्फेयर। समझ आ गया ना। तो कोप्लानर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका ट्रायंगल का पिरामिड हो सकता है ना, प्रिज्म हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, बिल्कुल सही बात। कोप्लानर वेक्टर जिनका प्लेन सेम हो। अब सुनो ध्यान से एक बार, इसको ना इमेजिन करना, थोड़ा ध्यान देखना यहाँ पर। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, समझ आ रहा है। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अभी समझ नहीं आएगा ना वीडियो ऑनलाइन वाले बच्चों को ना। तो ये एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब ये एक्स है, ये जेड है, ये एक्स है और ये जेड है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। ये वाला पूरा एक्स जेड प्लेन है, ये वाला पूरा एक्स वाई प्लेन है, और वाई एक्सिस ये थी, जेड एक्सिस ये है, तो ये वाला जेड वाई जेड प्लेन हो गया, ये वाला वाई जेड प्लेन, समझ आ गया। तो एक प्लेन में जो भी वेक्टर्स लाई करते हैं उनको कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। अगर एक वेक्टर यहां पर लाई कर रहा है, पेन देना,
एक वेक्टर यहाँ पर लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और एक वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है, ये कौन सा प्लेन था हमारा, इसको यहाँ पर देखो, ऐसे देखो, एक वेक्टर यहाँ लाई कर रही है, हमारा एक्जेक्ट प्लेन है। तो ये दोनों सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहे, एक एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक एक्जेक्ट प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो दोनों कोप्लेनर वेक्टर नहीं माने जाएंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो सेम प्लेन पे लाई करे, लाई इन सेम प्लेन। तो इसको फिगर में क्या बनाऊं, जितने भी वेक्टर मैंने पूरे बोर्ड में बनाए सारे कोप्लेनर है, जितने भी वेक्टर मैंने 2-3 पेजेस में भी पूरे बोर्ड में बनाए सारे कोप्लेनर है, बिकॉज बनाए बोर्ड पे, बोर्ड तो है ही प्लेन। कोई वेक्टर अगर बोर्ड के बाहर जा रहा हो, जैसे ये एक वेक्टर है, ये बोर्ड के बाहर जा रहा है, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा उनके साथ जो मैंने बनाए हुए हैं। इसके साथ कोई और अगर वेक्टर हो गया तो ये दोनों आपस में कोप्लेनर है। समझ आ गया, ये रहा ये चीज। अब वेक्टर की नोटेशन समझते हैं एक बार, पोजीशन वेक्टर को देखते हुए। सबसे पहले ना एक चीज पढ़ लेते हैं, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं यहाँ पर वेक्टर की अगर एडिशन कर रहा हूँ तो मैं अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें डायरेक्शन की बात बताऊंगा कि ऐड कैसे करें 2-3 वेक्टर्स को। देखो वेक्टर को ऐड करने का जो तरीका है ना, बुक में लिखा है, तो वहीं से रीड करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो उसको सुनना ध्यान से, चाहो तो ये वीडियोस देख लेना बाद में। अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और मुझे ए और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो डायरेक्शन कैसे बनती है ऐड वाले की, वो देखना। एडिशन ऑफ वेक्टर से मैं निकालता हूँ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, आर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो आंसर भी एक वेक्टर ही आता है। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर भी एक वेक्टर ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आर के ऊपर भी एरो लगाया, बिकॉज आर का मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो एडिशन करने के बाद आ रहा है, और वो भी एक वेक्टर ही है। तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो पहला वेक्टर ये है, तो दूसरा वेक्टर जो होना चाहिए ना, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिलना चाहिए। जब भी दो वेक्टर की एडिशन हो रही है तो दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर की हेड के साथ मिलना चाहिए। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा यानी दोनों का एडिशन आएगा, वो कैसा आएगा, पहले वेक्टर की टेल से लेता हुआ दूसरे वेक्टर की हेड से मिलता हुआ। तुम इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि तुम जा रहे थे इस रास्ते से, पहुंचे इसी पॉइंट पे, मान लो ओ पी क्यू, तुम्हारा ओपी प्लस पी क्यू विल गिव यू ओ क्यू। हाँ वो भी जाऊंगा अभी मैं, बहुत बहुत चीजें बताने वाला हूँ। पहले जितना बताया वो समझ आया कि वेक्टर की एडिशन का कैसे होगी। एक वेक्टर तुम्हारा जैसा मर्जी हो, दूसरा वेक्टर तुम्हारा जैसा मर्जी हो, पर दोनों वेक्टर के अंदर एडिशन करनी हो तो कैसे एडिशन करेंगे, एक वेक्टर बना दो, दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड के साथ मिलना चाहिए, तो बन गया, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होगा यानी ए प्लस बी की वैल्यू होगी, वो कैसे निकलाएंगे, जो रिजल्टेंट है उसका टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ मिलना चाहिए और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर की हेड के साथ मिलना चाहिए, देन दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, टॉपिक का नाम ये भी कह सकते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे जरूरी हो रहा है कि एक वेक्टर मैंने ऐसा बना लिया ए, तो दूसरा वेक्टर बी ऐसा ही बनेगा, जरूरी हो रहा है ना कि बी वेक्टर हमेशा इसके साथ ही बनना चाहिए। मान लेते हैं बी वेक्टर कुछ भी है, ये मान लो बी वेक्टर ऐसा है या बी वेक्टर ऐसा है, हमें नहीं पता ना बी वेक्टर कैसा है। एक वेक्टर तुम्हारे पास है, दूसरा वेक्टर तुम कैसा मर्जी गिवन हो, तो वेक्टर को ऐड करके दिखाएं कैसे, मतलब उसको मुझे फिगर बनाना है, ऐड कैसे होता है, वो तो तुम्हारा ये रहा, दो वेक्टर को ऐड कर दो, ठीक है ना। पर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी चीज है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला का बनता है डेरिवेशन, तो वो देखेंगे हम। पर अभी मैं तुमसे डायरेक्शन समझा रहा हूँ, डायरेक्शन को कैसे ली जाए। हमने पढ़ा हुआ कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते, वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ये बी वेक्टर है तो बी को मैं उठाकर यहां ला सकता हूं, ये बी वेक्टर को मैंने उठाकर यहां रख दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, अब फिर वही बन जाएगा, ये पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड के साथ मिल रही है, तो ये हमारा बन गया रिजल्टेंट ए प्लस बी। अब अगर देखो, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो ये ऐड हो पाएंगे, अभी ये ऐड नहीं हो पाएंगे। क्यों ऐड नहीं हो पाएंगे, बिकॉज तुम पहला वेक्टर कोई भी मान लो, पहला वेक्टर तुम बी मान लो या पहला वेक्टर ए मान लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। अगर पहला वेक्टर तुम बी मान रहे हो
तो पहला वेक्टर अगर बी है तो ए वेक्टर को हम ऐसे ऐड नहीं करने वाले, बिकॉज जो पहला वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के साथ तभी ऐड होता है जब दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड के साथ मिले, जबकि दूसरे वेक्टर की टेल तो पहले वेक्टर की टेल के साथ मिल रही है। तो क्या करेंगे, वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ए को उठाकर यहां रख दो, ये पैरेलल ए आ गया, ए को उठाकर मैंने यहां रख दिया। अब पहला वेक्टर हमारा बी है, दूसरा वेक्टर हमारा ये है, दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड के साथ मिल रही है, तो रिजल्टेंट कैसे बनता है, पहले वेक्टर की टेल लेते हैं और दूसरे वेक्टर की हेड लेते हैं, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। नहीं जूम नहीं ना, वो दिखाना तो पड़ेगा, एडिशन तो ऐसी ही होती है, देखो ध्यान से, ओ से पी, पी से क्यू, तुम जा ऐसे रहे हो, अगर तुम ऐसे जा रहे हो, देखो तुम ऐसे तो जा ही नहीं पा रहे ना, डायरेक्शन नहीं बन पा रही, कुछ देख रहे हो, ऐड तो हो जाएगा, बट डायरेक्शन भी तो देखो ना, बिना डायरेक्शन के तो बात ही नहीं कर रहे, डायरेक्शन को समझना सीखो पहले, डायरेक्शन की बात होनी है, वेक्टर की बात, पूरे चैप्टर वेक्टर के ऊपर रिलेटेड है, डायरेक्शन को दिमाग में बिठाना सीखो। अभी मैंने ए को शिफ्ट किया, अगर मैं ए को शिफ्ट ना करता और अगर मैं बी को शिफ्ट कर देता, अगर मैं ए को शिफ्ट ना करता तो बी को शिफ्ट करता, तो ए को पहले वेक्टर मान लो, ए को मान लो पहले वेक्टर, तो बी हमारा दूसरा वेक्टर है, तो बी को शिफ्ट कैसे करेंगे, बी उठा के यहां रख दिया जाएगा, वो भी पैरेलली, बी उठा के यहां रख दिया जाएगा, वो भी पैरेलली। अब बी हमारा दूसरा वेक्टर है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिल रहा है, तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, रिजल्टेंट कैसे बनता है, पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की हेड, ये रिजल्टेंट आ गया। तो तुम देखो दोनों केस में रिजल्टेंट तो सेम ही है, पहले भी रिजल्टेंट बीच में आ रहा था, बाद में भी रिजल्टेंट बीच में ही आया, दोनों का रिजल्टेंट है तो सेम ही। तो तुम ए को शिफ्ट करो बी को शिफ्ट करो, फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्टेंट वही चीज आएगी जो बन रहा है, बिकॉज ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए, बात तो एक ही होती है नहीं होती। तो अब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर समझ लिया, तुम्हें आइडिया मिल गया ना कि जब भी दो वेक्टर ऐड होंगे तो पहले वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलनी चाहिए, और रिजल्टेंट जो उनका एडिशन बनता है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ दूसरे वेक्टर की हेड के साथ मिले, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। अब सब्ट्रैक्शन देख लो, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये होता है एक तरह से एडिशन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, और मुझे ए प्लस बी नहीं निकालना, मुझे ए माइनस बी निकालना है इस बार, वैसे ए प्लस बी क्या आएगा इसमें, तो समझ आ रहा है सबको अब या नहीं, ये आएगा ए प्लस बी, रिजल्टेंट ए प्लस बी। अगर मुझे दो वेक्टर का ए प्लस बी नहीं निकालना, दो वेक्टर का ए माइनस बी निकालना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी, बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए प्लस माइनस बी। तो हम बी की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर रहे हैं, तुम ध्यान से देखो, बी को ऑपोजिट कर रहे हैं, बी पहले पॉजिटिव था, बी की पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है ये, अब बी को ऑपोजिट कैसे करें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जब भी एक वेक्टर को उल्टा करना होता है तो कैसे करते हैं, ये बी है अभी, ये बी है अभी, तो ये उल्टा ऐसा हो जाएगा, अब बी कैसा बन जाएगा, और वो कौन सा बी है, माइनस ऑफ बी, आया समझ, उल्टा कर दिया ना, उल्टा ही तो कर सकते हैं, और उतना ही मैग्नीट्यूड बनना चाहिए, देखो ये बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, पर उतना ही होगा, जगह नहीं है ना इसलिए नहीं बनाया। अब आंसर सेम नहीं है, ये पहला वेक्टर है, ये वाला बी दूसरा, माइनस बी दूसरा वेक्टर है, तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की हेड के साथ, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, हमने एक तरह से जो ये जो रिजल्टेंट निकाला है अनिकेत, ये हम दो वेक्टर को एडिशन ही कर रहे हैं, ये रिजल्टेंट जो है एक तरह से रिजल्टेंट दो वेक्टर का एडिशन ही है ना, पर वो दो वेक्टर कौन से हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर, तो अल्टीमेटली बना तो वो ए माइनस बी ना, तुम खुद देखो एक वेक्टर ये ए और माइनस बी, हम कर तो ऐड ही रहे दोनों को, वैल्यू नहीं पुट कर सकते हम, यहाँ वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर में बहुत चीजें आती है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, अगर मैं वैल्यू की बात करता किसी वेक्टर की, तो किसी वेक्टर की वैल्यू की बात करने के लिए उसका मॉडुलस निकालते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी निकाला सीखा था हमने, सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस निकालना, तो वैल्यू की बात नहीं कर रहा, अभी तुम डायरेक्शन देखो, जब वैल्यू की बात में आएंगे अभी, माइनस प्लस वाली नहीं है मॉडुलस, तुम गलत बोल रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता था मॉडुलस, नहीं वो कॉन्जुगेट है, वो मॉडुलस नहीं है। चलो छोड़ो, कॉम्प्लेक्स नंबर टेस्ट तुम्हारा कर लिया है, देना ध्यान से, अपना रीड करो, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता था कॉम्प्लेक्स नंबर में, छोड़ो उसको।
तो वो तुम देखो, पेपर तुम्हारा ये, कल तो पेपर है ये। तो यहाँ पर देखो मैं अभी भी एडिशन कर रहा हूँ, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर माइनस बी, तो ए के साथ माइनस भी ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो बनेगा तो ए माइनस बी ना। तो वेक्टर एडिशन हो या वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो, बात एक ही, एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो बेसिकली मैं एक वेक्टर को नेगेटिव ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ए माइनस बी की बात करी, अगर मैं बी माइनस ए की बात करूँ तो क्या बनेगा? दोबारा बनाते हैं इसको एक बार। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यही था ना? बी वेक्टर यही था, ए वेक्टर यही था। अब अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं ऐसे, बी प्लस माइनस ए। तो अल्टीमेटली मुझे ए को नेगेटिव करना है, तो ए को नेगेटिव कैसे करा जाए? ए की डायरेक्शन ये है, इसका नेगेटिव क्या होगा, यहां हो जाएगा माइनस ऑफ ए। अब मुझे बी माइनस ए करना है, बी तो बहुत दूर है, बी को हम उठाकर यहां ले आते हैं, क्यों? बिकॉज वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, तभी तो हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं इसको। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनकी पैरेलल के बाद उनकी डिस्टेंस भी सेम होता है, इसका मतलब बोल सकते हो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल भी तो होती है, यानी उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होते हैं तो उनको इक्वल वेक्टर कहते हैं, पढ़ा हुआ हमने। तो अब एक बी वेक्टर ये आ गया, पर मुझे अभी भी एडिशन नहीं कर सकता, बताओ क्यों? क्योंकि ये दोनों की टेल मिल रही है। तो क्या करेंगे, बी को उठा के दोबारा यहां ले जाते हैं। हाँ, एक ही बार में ले आओ, एक ही बार में ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब मुझे निकालना था बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे निकालू? पहला वेक्टर माइनस ए समझ लो, दूसरा वेक्टर बी समझ लो। पहला वेक्टर समझ लो माइनस ए, दूसरा वेक्टर समझ लो बी। तो पहला वेक्टर का टेल के साथ टेल मिलेगा रिजल्टेंट का, दूसरे वेक्टर की हेड के साथ हेड मिलेगा रिजल्टेंट का। ये रिजल्टेंट आ गया, क्या है रिजल्टेंट? माइनस ए प्लस बी। पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर है माइनस ए, दूसरा वेक्टर माइनस प्लस बी, तो ये बी माइनस ए ही हो गया। तो ये देखना जरूरी है, इसको समझो, क्योंकि हमें ये बहुत जगह काम आता है, ये तुम्हारा बेस है वेक्टर का। यहाँ तो समझ आया? इतना लिखो पहले तो आज। तो अब हम वेक्टर की नोटेशन को समझते हैं, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, सुनना ध्यान से। पहला टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म नहीं हुए थे, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहे थे, उसके बीच में मैंने एक टॉपिक ले लिया, वो एक टॉपिक ले लिया मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहे हैं हमारे, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ चुके हैं 8 के करीब, है ना? तो अभी नेक्स्ट जो आता है वो 9th हमारा नंबर होगा, और वो 9th नंबर किसका? यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? अ वेक्टर पैरेलल टू मेन वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट। देखो, जो जैसा नाम वैसा काम, जिसका मतलब यही, जैसा नाम वैसा काम। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू यूनिट हो, यूनिट का मतलब 1 यूनिट, ठीक है ना? बट ये जो वेक्टर है, जैसे मैं अगर बताऊं ये वेक्टर ए वेक्टर है हमारा, ये हमारा ए वेक्टर मान लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो मेन वेक्टर के पैरेलल होता है और उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। जैसे अगर ये वेक्टर मैंने ए वेक्टर माना है, इसकी मैग्नीट्यूड है हमारी सपोजली 5 यूनिट्स, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 यूनिट्स है। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो ऐसा वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल होगा, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट होगा। तो डायरेक्शन तो उसकी सेम रहती है, पर मैग्नीट्यूड उसकी 1 यूनिट रहती है, ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं हम? कैप से। जब भी किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगी हो, उसका मतलब हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर एरो लगा हो तो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, कैप लगी हो तो वेक्टर तो वो भी है, पर वो है यूनिट वेक्टर, मतलब उसका लेंथ यानी डिस्टेंस 1 यूनिट होगा, ठीक है? तो ये ए वेक्टर, अगर मैं इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूं तो वो वेक्टर जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा कि वो इसके पैरेलल होगा और उसकी वैल्यू 1 यूनिट होगी। निकालते कैसे है? हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे काम आती है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकाले? अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर क्या रहेगा? हम डायरेक्शन दे रहे हैं उसी वेक्टर की जो वेक्टर हमारा मेन वेक्टर है। यहाँ पर ना तुम फॉर्मूले को समझो ध्यान से, यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है जो मेन वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के इक्वल हो गया, पर इसकी वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो हम इस वेक्टर को अगर इसी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बताया था मॉडुलस, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। अगर मैं उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यानी ये वेक्टर की यूनिट क्या थी? ये वेक्टर की कितनी वैल्यू थी? 5 यूनिट्स। अगर मैं इस वेक्टर को उसी वैल्यू से डिवाइड कर दूं 5 से ही, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1।
तो मतलब ये ऊपर वाला वेक्टर हमें बता रहा है उसकी डायरेक्शन, और नीचे हमने उसको उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमारी वैल्यू भी 1 आ गई। फॉर्मूले समझने की कोशिश करो। हाँ, तो दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक बारी ध्यान से देखो, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, उसके बाद तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूं मैं। अगर कोई वेक्टर है तो अब हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तीनों की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। हम अभी तुम्हारे उस पर आता हूँ, क्वेश्चन समझ गया हमें। तो ये एक्स एक्सिस बाहर जा रहा है, मतलब इस बार मैंने जो एक्स एक्सिस लिया वो ऐसा लिया, ठीक है ना। वाई एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया और जेड एक्सिस मैंने वर्टिकल ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारा 3 डायमेंशन हो गया। तो एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस का भी अगर वेक्टर निकाला जाए, बिकॉज 2 डायमेंशन का वेक्टर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 3 डायमेंशन की भी वेक्टर की बात होगी ऑब्वियसली। अगर मैं एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करूं ओरिजिन से, तो ये आई कैप है। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करूं ओरिजिन से, तो ये है जे कैप। जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करूं ओरिजिन से, तो ये है के कैप। नाउ व्हाट इज आई जे के? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। along x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये x एक्सिस की डायरेक्शन दे रहा है। तो अगर आई कैप की बात करी जाए तो यहाँ पर x एक्सिस की डायरेक्शन ले रहा है। x एक्सिस मैंने आगे का मान लिया, y एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल मान लिया, z एक्सिस मैंने वर्टिकल मान लिया, x एक्सिस मैंने आगे का मान लिया, ठीक है। तो x एक्सिस की डायरेक्शन आगे होगी या पीछे? आगे मतलब पॉजिटिव x, पीछे मतलब नेगेटिव x। ऊपर मतलब पॉजिटिव z, नीचे मतलब नेगेटिव z। राइट मतलब पॉजिटिव y, लेफ्ट मतलब नेगेटिव y। तो आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, और के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस डायरेक्शन को, ठीक है ना। और ये यूनिट वेक्टर है बिकॉज ऊपर कैप लिखा हुआ है। तो मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जे कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब अगर ये है यूनिट वेक्टर तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। और आई कैप हमें डायरेक्शन दे रहा है एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस में जो वेक्टर लाई कर रहा है उसकी। जे कैप हमें डायरेक्शन दे रहा है वाई एक्सिस में जो वेक्टर लाई कर रहा है उसकी। के कैप हमें डायरेक्शन दे रहा है जेड एक्सिस में जो वेक्टर लाई कर रहा है उसकी। अब वेक्टर लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी देखते हो, बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अब इसको ऐसे इमेजिन करो, ये हमने कौन सा एक्सिस लिया था? वाई एक्सिस। ये हमने लिया था जेड एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो समझ आ रहा है? 3 डायमेंशन की बैटरी, पीछे बैठो, समझ आ रहा है? 3 डायमेंशन की बैटरी, ये वाई, ये जेड, ऊपर एक्स, और नीचे पूरा एक्स, ये पूरा जेड, ये पूरा वाई। ठीक है, समझ आ रही है पूरी 3 डायमेंशन की बैटरी? अब तो मतलब मैंने बनाया बोर्ड पे, तो बोर्ड में हम 3D समझ रहे हैं एक तरह से, और समझ आ भी रहा, दिख भी रहा है 3D, फील हो रहा होगा 3D कैसा बन रहा है ना। ये जेड जेड ऊपर नीचे जा रहा है, ये एक्स ऊपर नीचे जा रहा है, बेसिकली जेड आगे पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर अगर मैं एक तुम्हारे को वैल्यू देता हूँ वेक्टर की, ये वेक्टर की वैल्यू देखो पहले। ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इज लाइक दिस, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप क्या है? यहाँ पर आई कैप है जो डायरेक्शन दे रहा है एक्स एक्सिस की, जे कैप जो डायरेक्शन दे रहा है वाई एक्सिस की, और के कैप जो डायरेक्शन दे रहा है जेड एक्सिस की। और इनका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अब ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? ए एक्स इज दी वैल्यू इन एक्स एक्स, ऐसी ए वाई वैल्यू इन वाई एक्सिस, ऐसी ए जेड वैल्यू इन जेड एक्सिस। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाए? देखो ध्यान से, ये हमारा y, ये हमारा x, x है या z है? ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा z है। उल्टा ही लिया ना मैंने, पिछली बार ये उल्टा किया था, ये z मान लेते हैं और ये x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा y है, ये y, ये z, और आगे पीछे x।
तो ध्यान से देखो, अब ओरिजिन पे ध्यान देना, ये ओरिजिन है, यहाँ पर देख लो ये ओरिजिन है, वो दिखाई दे रहा है, ये मेरा एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस से इतना दूर है, जेड एक्सिस से इतना दूर है, और एक्स एक्सिस से इतना दूर है। ध्यान से देखो, वाई एक्सिस से इतना दूर, जेड एक्सिस से इतना दूर, और एक्स एक्सिस से इतना दूर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये वाई एक्सिस से जितना दूर है उसको हम बोल देंगे ए वाई, ये जेड एक्सिस से जितना दूर है उसको हम बोलेंगे ए जेड, जितना दूर मतलब जितनी इसकी वैल्यू है, और ये एक्स एक्सिस से जितना दूर है उसको हम बोलेंगे ए एक्स। समझ आया? समझ आई ये चीज सबको? तुम दोनों बताओ, रौनक और संचित, समझ आया ये? तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड एक तरह से समझ लो, मैं इसको लिख के देता हूँ ऐसे, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए बेसिकली, उनका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो जो हमारा वेक्टर ए की बात कर रहा हूँ वो ओरिजिन से 2 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस 2 यूनिट दूर है, ओरिजिन से वाई एक्सिस 3 यूनिट दूर है, ओरिजिन से जेड एक्सिस 4 यूनिट दूर है। और ये आई जे के ये बता रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस डायरेक्शन की एरी, वाई की एरी, जेड की एरी, जो भी हमने माना था, ये वाई था और ये जेड था और ये एक्स था। ठीक है ना? मैंने वाई जेड एक्सचेंज पता क्यों कर दी है, क्योंकि मैथ्स में हमारा 3D ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम इसकी अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जेड को हम वाइट लेते हैं मैथ्स में 3D ज्योमेट्री में, तो इसलिए मैंने वाई जेड चेंज कर दिए। और मोस्टली यही वाई एक्स जेड माने जाते हैं हर जगह, हर बुक्स में बेसिकली, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया, वरना तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, मुझे पता है कि एक्स ये था, वाई ये था, जेड बाहर था, पर अब बाहर एक्स आ चुका है ना। हाँ, तो इसलिए ये हम एक तरह से मतलब बाय डिफॉल्ट हर जगह चलन है, तो वही चलन को हम फॉलो कर रहे हैं बस। ठीक है ना? तो जैसे ये ओरिजिन पॉइंट है ना, तो यहाँ पर देख लो ये पॉइंट है हमारा, एक्स से इतना दूर, तो ये हमारा वाई से इतना दूर, जेड से इतना दूर, और एक्स से इतना दूर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, बट ये सब बुक्स में इनफैक्ट हर जगह यही यही फॉलो होने वाला है आगे। बस तुम्हें चेक करना है बस, और कुछ नहीं है। ये तो वैल्यू ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैल्यू है बस, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अभी हम समझेंगे। अभी एक क्वेश्चन था वो को ले लेते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं, बिकॉज मेरी आगे भी क्लास है। एक क्वेश्चन क्या था यहाँ पर अनिकेत का, कि नेगेटिव वाली की बात कर रहे थे तुम, किसकी बात कर रहे थे नेगेटिव की? हाँ, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो, नेगेटिव का मतलब क्या, अगर ये वेक्टर नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ पर पता क्या, वो पूरा ये वेक्टर नेगेटिव है, तो ये -2i कैप होगा, -3j कैप होगा, -4k कैप होगा, पूरा वेक्टर नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो ना। हाँ, तो नेगेटिव आएगा -2, जैसे अगर मैं इसी का यूनिट वेक्टर निकालूं, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें भी लगता है हमारा कोई चीज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे चलो। -2 कैप, -3 कैप, -4 कैप हो जाएगा, तो पूरा ओवरऑल नेगेटिव ही हो गया। हम एक्स एक्सिस का भी माइनस ले रहे हैं, जेड एक्सिस का भी माइनस ले रहे हैं, और जेड के एक्सिस का भी, यानी वाई एक्सिस का भी नेगेटिव ले रहे हैं। ऊपर भी नेगेटिव आएगा फॉर्मूले में, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। पर ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यानी मॉडुलस कैसे निकालते हैं, हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। नीचे तो देखो मॉडुलस है, वो निकालने का तरीका अलग है, तो वो प्लस होगा या माइनस, वो निकालने के तरीके के बाद समझेंगे। और तुमने पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स में वो तरीका। और ऊपर वाला तो जैसे ही भी होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन तो वही दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा ही। क्लास ओवर करते हैं इसके बाद, यहाँ से लिखना है अभी तुम्हें, हाँ ना, लिख लो पहले जल्दी से, लास्ट 2 पेजेस है लिख लो।